गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ रही है मेरी आवाज? आई बिलीव बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। गूगल मीट पर भी आ रही है और यूट्यूब पर भी आ रही है। ओके, परफेक्ट। चलिए, सो टुडे वी आर गोना बिगिन एंड एंड विद समथिंग कॉल्ड द कोलराश लॉ। अच्छा, कोलराश लॉ के बारे में हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कोलराश लॉ का मतलब क्या होता है? सो वी बिगिन ओवर विद द कोलराश लॉ। तो कोलराश लॉ से पहले लेट अस हैव अ वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट थिंग। एक छोटा सा आपके पास एक हमारे पास वो आ गया है। ये तो आपने देखा ही है ना? हेलो, यस। सो व्हाट वी हैव, we talk about the variation of conductivity and molar conductivity with concentration. एक बात आप आराम से नोटिस कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि when we talk about this lambda, talking about this lambda, we had the lambda m, मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, that is equal to kappa into 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कापा इज इन सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्डा इज इन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड कंसंट्रेशन इज इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास यूनिट्स है। देखो, 1000 एक कन्वर्जन फैक्टर है, 1000 यहां पे लगाने के बाद सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं अगर हमने इसको सही से नहीं बताया कि हम इसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं। Am I clear? So that's what we need to understand कि हमें पूरे के पूरे डायमेंशंस को ठीक से समझना पड़ेगा। अगर डायमेंशंस हमने ठीक से नहीं समझे तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। So that's what we have as lambda m. अब यहां पर what we find is कि कापा और कंसंट्रेशन एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होते हैं, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पर होते हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि नॉर्मल कंसंट्रेशन पर या फिर हायर कंसंट्रेशन पर, तो हायर कंसंट्रेशन पर कापा उतनी जल्दी से चेंज नहीं होता जितना कंसंट्रेशन चेंज होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो आयंस हैं वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं होते चले जाते। व्हाट वी फाइंड इज कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें, इफ वी टॉक अबाउट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मान लीजिए हम केसीएल की बात करें, तो केसीएल के अंदर द जो कंडक्टेंस है ये फॉलो करती है इस जिसे हम कहते हैं डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। ये वाली डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन नाम नहीं आया था, लेकिन ये इक्वेशन मणिपुर के पेपर में आई थी। जो मणिपुर का अभी अभी पेपर हुआ है उसके अंदर डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन यूज की गई थी। डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन ये कहती है कि लैम्डा नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट, या फिर आप उसको लैम्डा इंफिनिटी लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, माइनस बी अंडर रूट सी।
अब यहां पर जो उन्होंने बुक कॉपी उसके अंदर दिया था, क्वेश्चन दिया था, उसके अंदर इसको ए दे दिया था, यहां पे इस कांस्टेंट की जगह बी की जगह उन्होंने ए कांस्टेंट दे दिया था। डज नॉट मेक अ डिफरेंस, लेकिन ये ए कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड द चार्ज ऑफ द आयंस। चार्ज और नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है ये बी। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास MgOH ट्वाइस है और BaCl2 है, तो MgOH ट्वाइस और BaCl2 के लिए B की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि उनके द नंबर ऑफ आयंस एंड द चार्ज ऑफ द आयंस सेम है, तो इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द आयंस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था और यही क्वेश्चन मणिपुर के पेपर में आया था। क्लियर? तो जिमी शर्मा, अगर आप लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं है बेटा, अभी हमारी क्लास के अंदर कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, जो भी आए हैं अभी लाइक लाइक जल्दी जल्दी कर देना। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द लैम्डा। अब इस लैम्डा की अगर बात करें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है दैट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लाइट नेगेटिव स्लोप। ये हमारे पास जाता है केसीएल का या फिर किसी भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। साथ ही साथ यहां पर जब हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो यहां पर अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें, इफ वी एक्सटेंड इट, तो इट इज गोइंग टू बी अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इस तरीके से यहां पर आ जाएगी। ठीक है? So this is what we call as lambda naught या lambda infinity, the limiting molar conductance। जब हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन डाइल्यूशन के साथ बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, और क्योंकि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन डाइल्यूशन के साथ बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस भी डाइल्यूशन के साथ बहुत ड्रास्टिकली कन्वर्ट होती है, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो उसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा जाता है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ ग्राफ लाइक दिस। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है एसिटिक एसिड का। ये दो चीजें अच्छी तरह ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बहुत ज्यादा स्टीप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ग्रेजुअल होता है, और ग्राफ यहां पर हमारे पास जो यहां ये चल रहा है ये अंडर रूट कंसेंट्रेशन है। Is that clear? So that's what we have as under root concentration. So this is what we have as the weak electrolyte and the strong electrolyte. Now, having talked about the weak electrolyte and the strong electrolyte, अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, and that very important concept is the Kohlrausch law of independent migration of ions. देखो बेटा, यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज की जा सकती है, कुछ सिंपल लैंग्वेज यूज की जा सकती है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मेरे पास सारे का सारा प्रिंटेड है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। पहली चीज, लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग अबाउट कंडक्टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कि ये हम मानकर चल रहे हैं कि द इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, और जैसे हम ये वर्ड बोलते हैं कंप्लीटली डिसोशिएटेड, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कोलरैश लॉ इज वैलिड ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अलावा अगर कोई भी डाइल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, कहीं पर भी अगर हमारे पास ये आ जाता है कि द इलेक्ट्रोलाइट हैज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड, तो कोलरैश लॉ इज नॉट वैलिड। तो कंडक्टेंस की बात अगर हम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ, व्हाट कोलराश ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट कोलराश सजेस्टेड वाज कि आयंस मूव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब कि आयंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर और कौन सा आयन और कितने आयंस प्रेजेंट है, दे एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, ईच आयन transports a fixed charge per unit time। हर आयन एक फिक्स चार्ज ट्रांसफर करता है जो आयन के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर मैं क्लोराइड आयन की बात करता हूं तो क्लोराइड आयन कुछ और अमाउंट ट्रांसफर करेगा, सल्फेट की बात करूंगा सल्फेट ट्रांसफर अलग करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह कि आप ये कहोगे सर क्लोराइड का तो चार्ज 1 का है, सल्फेट का आयन 2 का है, तो प्लीज अंडरस्टैंड अगर मैं ब्रोमाइड और क्लोराइड आयन की बात करूंगा तो ब्रोमाइड और क्लोराइड आयन भी डिफरेंट चार्ज पर यूनिट ट्रांसफर करेंगे। दो आयंस जनरली सेम चार्ज पर यूनिट टाइम ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि अगर हम चार्ज सेम रख भी लेते हैं तो उनकी मोबिलिटीज डिफरेंट हो जाती हैं, दे हैव डिफरेंट मोबिलिटीज। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर आयन अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। रीटा देवी कह रही आयंस का क्यों यूज है बेटा, हम इलेक्ट्रोलाइट की ही बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में तो आयन का ही यूज आएगा ना। चार आदमी दौड़ रहे हैं तो आप कह रहे हो कि उनके पैरों का क्या यूज है। आदमी हैं दौड़ रहे हैं, पैरों से ही दौड़ेंगे, हाथों से तो दौड़ेंगे नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल थिंग्स, इजंट इट। मोबिलिटी का मतलब है कितना तेज वो मूव कर सकते हैं, मोबिलिटी का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम अंडर अ फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसका मतलब होता है माबा लॉटी नहीं है बेटा, मोबिलिटी है, मोबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास है इसका मोबिलिटी। ठीक है, हर आयन एक फिक्स चार्ज ट्रांसफर करता है, तो अगर हमें यह पता है कि कितने आयन हैं और कौन कौन से हैं, तो हम कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीसरी बात यह है कंडक्टेंस इज एडिटिव। हर आयन की एक फिक्स कंडक्टेंस है, हर आयन में कितने आयन है उस कंडक्टेंस को, पर आयन कंडक्टेंस को नंबर ऑफ आयंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि टोटल कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड कितनी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज एडिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझने का मतलब यह है कि अब हम कह सकते हैं कि व्हाट वुड बी द टोटल कंडक्टेंस शोन बाय अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो जरा अब हम समझते हैं। ठीक है, अब यहां पर कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन सिंपली सेज दैट द total conductance of any electrolyte is at infinite dilution is the sum of molar conductivity of its ions at infinite dilution. ठीक है, so what we find, कोलराश लॉ की बात करते हैं। किसी ने कुछ पूछना है? Kohlraasch law simply says that the molar conductance of any electrolyte at infinite dilution is the sum of conductance of the ions of one mole electrolyte at infinite dilution.
ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द कोलराश लॉ। अब कोलराश लॉ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि वी हैव लैम्डा, ये हमारे पास, चलो एक कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। लेट अस से वी हैव समथिंग लाइक केसीएल। अगर हम केसीएल की बात करते हैं तो केसीएल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गोइंग टू कंप्लीटली डिसोशिएट टू फॉर्म के प्लस प्लस सी एल माइनस। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ केसीएल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो दैट वुड बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ potassium ion at infinite dilution, and we can simply add the molar conductance of Cl minus at infinite dilution. साया जी घुले, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अ, सीमांत, ये सीमांत है, सीमांत मोलर कंडक्टेंस जो है वो प्रत्येक आयन की सीमांत मोलर कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा, उनके योग के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर दूसरा कोई सॉल्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट को अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो ये बना देता है दो सोडियम आयंस और साथ में एक सल्फेट आयन। अब अगर हम इसके लैम्डा इंफिनिटी ऑफ सोडियम सल्फेट की बात करें तो ये बना देगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसके अंदर भी हमारे पास लाना है ना लैम्डा इंफिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस। अब अगर यहां पर हम एक और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं Al2SO4 थ्राइस की, एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो एल्यूमिनियम सल्फेट अगर डिसोशिएट करता है तो यहां पर यह बना देता है ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 माइनस। अब अगर हमसे कहा जाता है कि व्हाट विल बी द लैम्डा इंफिनिटी, अब इसको लैम्डा इंफिनिटी की जगह लैम्डा नॉट भी लिखा जा सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहां पे अगर लैम्डा इंफिनिटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस की बात की जाए तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द लैम्डा इंफिनिटी और लैम्डा नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ लैम्डा इंफिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, वी हैव दिस जनरल इलेक्ट्रोलाइट AXBY, अगर हम इस AXBY की बात करते हैं और इसको हम डिसोशिएट करने की बात करते हैं तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म X ऑफ A Y प्लस प्लस Y ऑफ B X माइनस। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लैम्डा नॉट of AXBY is equal to X of X into lambda naught of AY plus plus Y of lambda naught of BX minus। ये चीज किसी को नहीं समझ में आई है तो जल्दी से पूछ लीजिए। अतिका, सायाजी, मंजू, रविकांत, रीटा, सौरव, जिमी, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए जल्दी से। अनन्या सरकार, कहने को तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन जीरो होता है, लेकिन हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन की भी एक डेफिनेशन दे दी है। जहां पे भी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है उसी को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है जी, ओके। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इन्फिनिटी लॉ बता दीजिए। इन्फिनिटी लॉ नहीं है, कोलराश लॉ है ये। तो यहां पर हम इस कोलराश लॉ का एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, वो ये कि कोलराश लॉ हम कह सकते हैं
for any electrolyte, the molar conductance at infinite dilution is the sum of molar conductance at infinite dilution of its individual ions multiplied by their stoichiometric coefficients। ठीक है, तो जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी। अब एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह डालो, बहुत ध्यान से इस शब्द को सुनना। कोलरॉश लॉ इज वैलिड फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, कई बार लोग बोल देते हैं कि इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नो, इट इज वैलिड फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके आगे एक बट है, खतरनाक वाला बट है। ठीक है, बट कैन बी experimentally verified only for strong इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि जो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कभी भी कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे ही नहीं, तो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास ये डाउट हो जाता है। अब यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो भाई। लाइक करने में बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। मुन्ना कुमार, अनन्या सरकार, दीपन्विता चटर्जी और प्रीति हनवते, बेटा एक काम और करो, क्या गूगल वो जो यूट्यूब है ना उसके साथ कनेक्ट होके रुक जाओ, कनेक्ट करके रखो। यहां पर जब ये यूट्यूब के ऊपर लोग दिखाई नहीं देते ना तो बहुत बुरा लगता है, तो इसके साथ भी कनेक्ट कर लो, यूट्यूब के साथ भी। So that's what we have as the verified only for strong electrolytes. तो इस तरीके से अगर हम कहें तो कोलराश लॉ को हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं अगर हम उसके आयंस की इंडिविजुअल मोलर कंडक्टेंस पता है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कोलराश लॉ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास ना एक मोलर कंडक्टेंस तो होता ही है, हमारे पास एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होता है। We have the equivalent conductance as well. Now let us understand what exactly is the meaning of equivalent conductance. Equivalent conductance हो जाता है charge with the molar conductance divided by the charge. अब equivalent conductance और molar conductance में एक बड़ी typical सी बात है। Lambda m, lambda naught m of Al2SO4 thrice is equal to twice lambda naught m of Al3 plus thrice lambda naught m of SO4 2 minus। ओके, लेकिन अगर हम लैम्डा नॉट इक्वलेंट ऑफ Al2SO4 की बात करें तो यह बात अच्छी तरह ध्यान रखना, इक्वलेंट कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। इट इज गोइंग टू बी सिंपली लैम्डा नॉट इक्वलेंट ऑफ Al3 प्लस lambda not equivalent of SO4 2 minus।
ये चीज अच्छी तरह से याद कर लेना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करना। So that is what we have as the equivalent conductance. ठीक है। अब एक बड़ी मजेदार सी बात यह है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करता चला जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता चला जाता है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाते हैं। तो एक बात ख्याल रखिएगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विद इंक्रीज इन concentration, with increase in concentration, kappa increases, but lambda decreases. ठीक है। lambda क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज। कापा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पर। ठीक है। और अगर हम लैम्डा की बात करते हैं तो लैम्डा डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ आयंस पर मोल डिक्रीज। वो डिक्रीज क्यों करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता चला जाता है, इस वजह से मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करता चला जाता है, जबकि द कंडक्टेंस कापा कंडक्टिविटी इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है अतीका? रीजन समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, क्या कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना तो लाइक जरूर कर देना। मिस्टर हु इज द बॉस कह रहे हैं यू एक्सप्लेन अ लिटिल फास्टर। बेटा यहां पे इतना आराम से पढ़ा रहा हूं तो भी किसी ना किसी को दिक्कत हो रही है। अगर फास्ट पढ़ाना शुरू कर दिया तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते चले जाते हैं, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज करता चला जाता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है। इज इट क्लियर? तो जब हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो पर यूनिट वॉल्यूम जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते चले जाएंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है और कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विद डाइल्यूशन। इज दिस क्लियर? तो हमारे पास अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, अगर हम उसके अंदर पानी डालते चले जाते हैं तो पानी डालने पर ये नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है और इस वजह से कंडक्शन कम हो जाती है। इज दिस क्लियर? अब अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ यही होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते चले जाओगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ ऑन मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ आयंस पर मोल। ठीक है। तो इसीलिए मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ती चली जाती है।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रीजन डिफरेंट हो जाता है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत तेजी से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होता चला जाता है। ठीक है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एसोसिएशन कम हो जाता है। इज दिस क्लियर? Alpha is the dissociation constant. No, alpha is not the dissociation constant. Alpha is the degree of dissociation. Dissociation constant is K. ठीक है। K is equal to C alpha square. तो ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है विद डाइल्यूशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उतना तेजी से इंक्रीज नहीं होता जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है। क्लियर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात हम करें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज व्हेन द कंसंट्रेशन इज अप्रोचिंग जीरो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। यहां पे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा नॉट एम लिख सकते हैं, या फिर एट, इसे यू कैन कंसिडर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यू मे कंसिडर इट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, that's what we have as molar conductance at infinite dilution. I am perfectly fine. Lakshmi, so you are again here. How was your exam? You were supposed to give the exam. How much marks are you getting? Lakshmi used to top the Menti quizzes. So, how many marks are you getting? 655. Very great. बहुत अच्छे marks हैं. So, great. Molar conductivity is like, here we have the Debye-Huckel-Onsager equation. Now, this is what we have as the Debye-Huckel-Onsager equation. Clear? So that's what we have as a straight line with a negative slope. तो यहां पे हमारे पास कांस्टेंट A है. It depends on the type of electrolyte. That is the charges on the cation and anion produced on dissociation of the electrolyte in the solution. So ये charge पर depend करेगा. चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए. What answer would be there? Incorrect statement regarding the electrolyte molar conductivity. It increases as the temperature increases. Incorrect बताना नहीं है, तो statement तो सही है.
It experiences resistance due to the vibration of ion at the mean position. ऐसा तो कुछ है नहीं. It increases in concentration, decrease the electrolytic molar conductivity of both strong and the weak electrolyte. ये भी सही है. Greater the polarity of the solvent, greater is the electrolytic molar conductance. ये भी सही है. So that means the second option was wrong, which said that the कोई दिक्कत किसी को? सर हमारे सर AIATS में सर 350 के अबव ही मार्क्स आते हैं, क्या हमारा नीट 2024 में क्लियर हो जाएगा? बेटा अभी तक अगर आपके 350 से अबव ही आ रहे हैं, देन इन दैट केस आपको 600 से ऊपर लेकर आने हैं. यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड और हमारे साथ पूरी तरीके से क्लासेस करते चले जाइए. ऑन इंक्रीजिंग डायल्यूशन विच आर द फॉलोइंग विल नॉट इंक्रीज. डायल्यूशन के साथ क्या चीज इंक्रीज नहीं करेगी? जल्दी से आंसर दो इसका. ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दो. यस, कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. Which of the following statement is incorrect? Again, the conductance of 1 centimeter cube of a solution is known as conductivity. Okay. Specific conductance increases with molar conductivity decreases on progressive dilution. I think we have got the wrong answer. ठीक है ना? The limiting equivalent conductivity of a weak electrolyte cannot be determined exactly by extrapolation of the plot of lambda EQ against concentration. हाँ सही है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी वो एक्सिस को टच करता ही नहीं है. द कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. बिल्कुल सही. तो इसका आंसर वाज द सेकंड वन. So let's have the Kohlrausch law of independent migration of ions, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. डी करेक्ट नहीं है बेटा, डी गलत है. डी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना था. अतिका, ठीक है. Okay, so lambda m of a strong electrolyte can be determined by extrapolation as variation is linear. और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम सीधा सीधा डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए कोलराश लॉ का यूज करेंगे. ग्रेट खान, अतीका. लगता है मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. ओके, तो चलिए बात करते हैं कोलराश लॉ के एग्जाम्पल्स. अभी अभी हमने किए थे. NaCl सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस. ठीक है. अभी एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन की बात भी हमने की थी. दिस इज गोइंग टू बी twice lambda not molar of Al3 plus plus thrice lambda not of molar of SO4 2 minus. ठीक है. So here we have the Kohlrausch law of independent migration of ions. That's what we have already discussed. An increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly due to it will be number of increase in the number of ions and the mobility of the ions. दोनों ही चीजें increase कर जाएंगी. Identify correct statement. Kohlrausch law is applicable only on weak electrolytes. On increasing dilution, conductance or molar conductance in equivalent conductivity increase, but the conductivity decreases. ये तो correct statement है.
ठीक है। फॉलोइंग फॉर्मूला इज अ यूनिट लैम्डा एम इज इक्वल टू ओम इनवर्स डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। वो दोनों तो स्टेटमेंट गलत है। लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ। कोलराश लॉ हम कहां पे अप्लाई कर देते हैं? कोलराश लॉ हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। हाउ आर वी एबल टू सॉल्व इट? देखो, हमारे पास है CH3COOH। अब ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है इन विच वी हैव H प्लस एंड वी हैव CH3COO माइनस। ठीक है, so we have H plus and we have CH3COO minus. Now this is what we have as acetic acid. अब एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो let us considering complete dissociation, considering complete dissociation, तो हमारे पास हो जाएगा CH3COOH gets completely dissociated to form H plus and CH3COO minus. अब अगर मैं लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड की बात करूं तो दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ CH3COO। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको हम याद कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, वी टेक 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं HCl। नाउ HCl is a strong electrolyte which dissociates to form H plus and Cl minus, aqueous. इसके अगर हम लैम्डा नॉट की बात करें ऑफ HCl, दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। कोई कंफ्यूजन यहां पर? नीट का रिजल्ट कब आएगा? बहुत जल्द आ जाएगा बेटा। वैसे मेरे ख्याल से आपको अपने मार्क्स तो मिल ही गए होंगे क्योंकि एनटीए वालों ने ऑफिशियल आंसर शीट तो रिलीज कर ही दी है ना। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमारे पास दूसरी चीज आ जाएगी। लेट अस से हम एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव एज NaCH3COO। ठीक है, ये डिसोशिएट करके बना देगा Na प्लस और साथ में CH3COO माइनस। अब अगर मैं लैम्डा नॉट ऑफ NaCH3COO की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस। ठीक है, अब हम एक और इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को अगर हम डिसोशिएट करेंगे तो यहां पर भी हमें सोडियम आयन मिल जाएगा और साथ में क्लोराइड आयन मिल जाएगा। अब यहां पर इसके लैम्डा नॉट की बात करें तो दिस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, लेट्स डू वन सिंपल थिंग। इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दो और फाइनली देखो हमारे पास यहां आ जाएगा HCl यहां है
तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, इन तीनों को अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये H प्लस, ये Cl माइनस, और ये Cl माइनस कट गया, ये Na प्लस और ये Na प्लस कट गया, तो HCl प्लस NaCH3COO minus NaCl is equal to, और it gives H प्लस प्लस CH3COO माइनस। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम करें लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट NaCH3COO माइनस लैम्डा नॉट NaCl, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम जरा बाहर ले जाते हैं। नाउ दैट वुड बी इक्वल टू lambda naught H plus plus lambda naught CH3COO minus. So that would simply means कि lambda naught HCl plus lambda naught NaCH3COO minus lambda naught NaCl is equal to lambda naught CH3COOH। ये समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं किसी तरीके का? चलो, तो इस तरीके से अगर हम तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करें तो वी कैन एक्चुअली फाइंड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एक छोटा सा काम करोगे अब? हमें लैम्डा नॉट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, ठीक है। अमोनिया को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो यहां पर इक्विलिब्रियम बनता है NH4 प्लस और OH माइनस के बीच में। आप इस NH3H2O को, कई बार हम NH4OH लिख देते हैं, वैसे NH4OH कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं लैम्डा नॉट NH4OH निकालना चाहता हूं तो मुझे तीन इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से मैं लैम्डा नॉट NH4OH निकाल सकता हूं, ठीक है। सौरभ सिंह, आज तो मैंने नोटिफिकेशन सेंड कर दिया है ना टेलीग्राम पर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन से तीन इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल पाएंगे?
मार्केट। आंसर। जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। क्या होगा इसका आंसर? कॉम्बिनेशन बताओ मुझे। ओके, ठीक है, चलो मैं एक कॉम्बिनेशन आपको देता हूं। लेट्स से वी हैव lambda नॉट ऑफ BaCl2 is equal to x. Lambda naught of NH4Cl is equal to y, and lambda naught of BaOH twice is equal to z. ठीक है? So what will be lambda naught of NH4OH in terms of XYZ? Can anybody tell me? हाँ भाई, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? This is going to be y plus z by 2 minus x by 2. This would be the answer to this particular question. समझ में आया?
So that's the use of Kohlrausch law to find the molar conductance at infinite dilution for a weak electrolyte. ठीक है? अब जैसे कि हमने एस्टिक एसिड के बारे में बात की, तो एस्टिक एसिड को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एनी डाउट्स हियर? किस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा? इस इक्वेशन तो अभी अभी हमने सॉल्व की है बेटा, अतिका। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लैम्डा नॉट की वैल्यू हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालनी होती है। बेटा उसको तो मैंने पूरा सॉल्व किया था अतिका। थोड़ा पीछे करके एक बार दोबारा देख लो, मैंने एक एक चीज को सॉल्व किया था, सब कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप क्या मुझे बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली इक्वेशन की बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन? तो बेटा इसको ऐसे करो ना कि हमारे पास अगर हम BaCl2 की बात करते हैं तो BaCl2 के अंदर हमें बेरियम के साथ दो क्लोराइड मिलेंगे ना, ठीक है? और अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो यहां से हमें एक अमोनियम और एक क्लोराइड मिलेगा, और हमें चाहिए यहां पर और एक हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड से हमें एक बेरियम और दो OH माइनस मिलेंगे, और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए है NH4OH, जो कि हमें देगा एक NH4 प्लस और एक OH माइनस। अब एक OH माइनस के लिए ये मुझे 1/2 चाहिए, ठीक है? एक NH4 के लिए ये मुझे 1 चाहिए, और यहां पर मुझे ये और ये नहीं चाहिए, और मेरे पास यहां पे एक क्लोरीन और एक आधा बेरियम है, तो ये -1/2 हो जाएगा। अतिका, इज दैट क्लियर? ठीक है? एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग एल्स? भाई जिसने लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी लाइक कर दो।
अब यहां पे अगर मैं HCl की बात करूंगा तो इट इज गोइंग टू बी lambda naught of H plus lambda naught of Cl minus, यहाँ पे lambda naught of Na plus lambda naught of Cl minus हो जाएगा, यहाँ पे lambda naught of Na plus lambda naught of CH3COO minus हो जाएगा. Can you see that? ठीक है. ओके. यहाँ पर हमारे पास लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस हो जाएगा, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस और माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस हो जाएगा. तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया? ठीक है. किसी को कोई दिक्कत कहीं पर? आंसर दो इसका. ये तो अभी अभी किया है. एटी 1.2%. अंजल कह रहे हैं 81.2% स्कोर गुड है क्या? बेटा अगर आपको नीट का एग्जाम देना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इतना बोर्ड का स्कोर काफी है कि आपके नीट के लिए क्वालिफाई कर जाओ, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. सॉल्व कर सकते हो इसको? कोई कंफ्यूजन किसी को? We can even find the degree of dissociation constant of a weak electrolyte. अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो एक बात ख्याल रखो, लैम्डा एम is proportional to alpha. Lambda naught m is proportional to 1. So lambda m divided by lambda naught m is equal to alpha. ठीक है. तो molar conductance at any concentration divided by molar conductance at infinite dilution will give you the degree of dissociation. So it is molar conductance at given concentration divided by molar, or I should say limiting molar conductance is equal to alpha. That is degree of dissociation. Any confusions? कोई कंफ्यूजन किसी को? भाई लाइक कर दो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया.
ठीक है ना? So once we find the degree of dissociation, we can find the dissociation constant. Is that clear? So that's the session with Kohlrausch law. कल मिलते हैं 8 बजे। कल वैसे हम 5 बजे मिलेंगे। 5 बजे हम करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस, और 8 बजे हम करने वाले हैं दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है अंजल, एक बार और क्लास देख लेना। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और लाइक जरूर कर देना, और कल के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस करके रेडी रहना। ओके देन, बाय बाय।